हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि हम DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी। और अब तक हम कितने 60 प्रश्न कर चुके हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज हम करेंगे 61 से लेके 80 तक। ठीक है, जिसमें क्या क्या हमारा इसमें इंक्लूडेड है, हमारा DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी। ठीक है, यानी कि पार्ट बी, जिसमें क्या है हमारा स्पेशल एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, सारी चीज इंक्लूडेड है प्रश्नों में। ठीक है, तो सबको कवर करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। इन प्रश्नों के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जितना भी आपका पार्ट 2 से रिलेटेड है, सभी मतलब उस सारे सिलेबस से छोटे छोटे प्रश्न बनाए जा रहे हैं, और इस तरीके से इसलिए कराए जा रहे हैं आपको सटीक और सही उत्तर, ठीक है, पता चल रहा है, यानी कि सही उत्तर या सही जानकारी मिल रही है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा दोस्तों तो क्या होगा, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कि इसमें से कौन सा लगाए, क्योंकि रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, उसमें तो समझ नहीं आता। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, किसी चीज को सटीक और सही तरीके से पढ़ेंगे तो वह क्या हो जाता है, उसमें हम कंफ्यूज नहीं होते और हमें क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक, इससे क्या होगा, अगर इस तरीके से प्रश्न करने से हम तैयारी कर रहे हैं या इतना प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, इससे क्या होगा दोस्तों, अगर हम एग्जाम में अगर हमको पता होगा, अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, क्लियर नहीं होगा। क्लियर क्या होगा, अरे नहीं ये सही था, ये लगाया था, ये सही होगा। अगर हमें उसका सटीक उत्तर पता होगा, ठीक है ना, एज इट इज आंसर अगर हमें पता होगा, तो क्या होगा, उसमें एक तो हमारा टाइमिंग बचेगा और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन सीरीज 61। क्वेश्चन 61 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 61, शैक्षणिक मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा। यानी कि शैक्षणिक मनोविज्ञान की सबसे पहली सर्वोत्तम परिभाषा, शिक्षण और अध्ययन का अध्ययन ही शैक्षणिक मनोविज्ञान है। तो किसने दिया है, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, किसने कहा है या किसने दी है परिभाषा, जिसमें कहा है शिक्षण और अध्ययन का अध्ययन, यानी कि शिक्षण का अध्ययन करना ही शैक्षणिक अध्ययन है। ठीक है, तो किसने दी है शैक्षणिक मनोविज्ञान की परिभाषा, दी है दोस्तों चार्ल्स ई स्किनर ने। ठीक है, चार्ल्स ई स्किनर ने दी है। ये ठीक से लिख लेना, इसको नोट कर लीजिए आप, चार्ल्स ई स्किनर। ठीक है, चार्ल्स ई स्किनर, BF स्किनर नहीं। ठीक है, जो BF स्किनर एक और मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने नहीं, ये चार्ल्स ई स्किनर, वो BF स्किनर है और ये चार्ल्स ई स्किनर है। तो ये शैक्षणिक मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा जो दी है, शिक्षण और अध्ययन का अध्ययन करना ही क्या है, शैक्षणिक मनोविज्ञान है। तो वह किसने दी है, चार्ल्स ई स्किनर ने दी है। ठीक, और आपसे ऑप्शन में उसमें BF स्किनर भी पूछ सकता है। ठीक है, और भी 2 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होते हैं, हमने एक लगाना होता है, तो हमें ध्यान रहना चाहिए चार्ल्स ई स्किनर ने दी है शैक्षणिक मनोविज्ञान की परिभाषा। ठीक, उसके बाद आपका क्वेश्चन है 62 कह रहे हैं दोस्तों, जी सामान्य बुद्धि, S विशिष्ट बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। यानी कि ये हमारा आ गया उसमें G फैक्टर S फैक्टर, हमने पढ़ा था ना, G कारक S कारक। तो द्विकारक सिद्धांत, G का मतलब है सामान्य यानी कि जनरल इंटेलिजेंट, और S का है स्पेसिफिक बुद्धि यानी कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो गया, G सामान्य बुद्धि, S विशिष्ट बुद्धि। तो ये द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं दोस्तों स्पेरमैन। स्पेरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 63, हाइपोक्सिया किस दिव्यांगता का कारण है। यानी कि हाइपोक्सिया में, हाइपोक्सिया क्या है दोस्तों, एक ऑक्सीजन की कंडीशन है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब बच्चा गर्भावस्था में होता है और उसके दौरान, बच्चे के गर्भ के दौरान क्या होता है, माँ के रक्त में अगर ऑक्सीजन की कमी आ जाए तो उसका प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है जो गर्भ में पल रहा है, और उसके कारण क्या हो जाता है, माँ के रक्त में ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइपोक्सिया हो जाता है, और जिसका कारण क्या बनता है, बौद्धिक अक्षमता, बौद्धिक
अक्षमता का कारण, जिससे बच्चा क्या हो जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हो जाता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक कारण है हाइपोक्सिया की कमी होना, या हाइपोक्सिया का कोई भी अचानक से कम हो जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाना। ठीक है दोस्तों, तो हाइपोक्सिया क्या है, किस दिव्यांगता का कारण है। ठीक है, या इस तरीके से भी कह सकते हैं, आपका क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, हाइपोक्सिया किस दिव्यांगता को संदर्भित करता है या किस दिव्यांगता से संबंधित है, तो बौद्धिक अक्षमता। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, मस्तिष्क में संचार केंद्र के नुकसान के कारण उत्पन्न स्थिति क्या कहलाती है। यानी कि हमारे ब्रेन में जो कम्युनिकेशन सेंटर है, कह रहे हैं मस्तिष्क में संचार केंद्र, यानी कि जो हमारा संचार केंद्र मस्तिष्क जो है हमारा, क्या हमारे जो संप्रेक्षण या संचार जो कम्युनिकेशन का है दोस्तों, तो वह क्या है, आदान प्रदान जो करता है हमारे मस्तिष्क में, उस केंद्र के नुकसान के कारण, मस्तिष्क में संचार केंद्र के नुकसान के कारण उत्पन्न स्थिति क्या कहलाती है, तो उस स्थिति को कहते हैं दोस्तों अफेसिया। ठीक है, अब अफेजिया क्या है, अफेजिया एक भाषा विकार है, ध्यान रखना आप, भाषा विकार। ठीक है, और ये किसका प्रकार है, लर्निंग डिसेबिलिटी का, जो अधिगम अक्षमता है उसका एक प्रकार है अफेजिया। इससे पहले हमने डिसलेक्सिया पढ़ा था, उससे पहले हमने डिसग्राफिया पढ़ा था। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित है, और अफेजिया क्या है, भाषा विकार से संबंधित है। क्वेश्चन आपका कुछ भी बन सकता है, वो इतना पूछ सकता है मस्तिष्क में संचार केंद्र के नुकसान के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन इस तरीके से भी बनाया मैंने, मस्तिष्क में संचार केंद्र के नुकसान के कारण उत्पन्न स्थिति क्या कहलाती है। जब उसमें नुकसान हो जाएगा किसी भी प्रकार से, कोई भी क्षति या एम्बेड हो जाता है, तो क्या होगा दोस्तों, उससे जो स्थिति सामने आती है वह क्या कहलाती है, तो अफेजिया यानी कि भाषा विकार। आपका क्वेश्चन चेंज नहीं होते, क्योंकि क्या स्पेशल एजुकेशन बदल जाएगी, नहीं बदलती। ठीक है, क्वेश्चन भी वही रहते हैं, उनका मेथड चेंज कर देते हैं हमेशा। हर साल क्या होता है, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होते हैं, वही टॉपिक्स होते हैं, क्या टॉपिक्स चेंज होते हैं, टॉपिक्स भी चेंज नहीं होते। ठीक है, लेकिन उनका क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है कि हमारा एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर देता है, पूछने का तरीका चेंज कर देता है कभी कभी। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को पढ़ने से लग रहा है क्या ये हमसे लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए कितना घुमा के, मस्तिष्क में संचार केंद्र के नुकसान के कारण उत्पन्न स्थिति क्या कहलाती है। समझ आ रहा था, नहीं आ रहा, लेकिन उसने कहा केंद्र के नुकसान के कारण जो उत्पन्न स्थिति कहलाती है वह अफेजिया कहलाती है, और अफेजिया क्या है, एक भाषा विकार है और अधिगम अक्षमता का प्रकार भी है। ठीक, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 65, मंगोलवाद किस व्यक्ति को कहा जाता था। मंगोलवाद नाम से पुकारा जाता था, ऐसी स्थिति क्या है, या आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी स्थिति है जिसे मंगोलवाद कहा जाता है, या किस व्यक्ति को मंगोलवाद के नाम से पुकारा जाता है। तो कोई भी मतलब कोई भी पैटर्न बन सकता है, आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, लेकिन आपको शब्द याद रखना है कि कहां से क्या पूछा जा रहा है, उसको ठीक से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन हमने कम से कम 2 बार रीड करना है। ठीक, मंगोलवाद किस व्यक्ति को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मंगोलवाद क्या है, मंगोलवाद डाउन सिंड्रोम व्यक्ति को कहा जाता था। डाउन सिंड्रोम, ये तो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये क्या है, डाउन सिंड्रोम, यानी कि ये क्या है दोस्तों, ये बौद्धिक अक्षमता का नैदानिक प्रकार है दोस्तों। ये डाउन सिंड्रोम एक उन्हीं में का एक प्रकार है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है, ठीक है, यानी कि मंगोलवाद किसे कहा गया, डाउन सिंड्रोम को। अब उनको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है जिन्हें मंगोलवाद कहा जाता था। या अगर आपका प्रश्न ऐसे बन सकता है कि डाउन सिंड्रोम को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो मंगोलवाद के नाम से जाना जाता था। अब डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय असामान्यता है जिसका प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क पर पड़ता है और बच्चा क्या है, बौद्धिक असक्षम हो जाता है, जिसके लक्षण व्यक्ति के शारीरिक रूप से हमें दिखाई देते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों प्रश्न है हमारा 66, क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, बौद्धिक रूप से असक्षम बच्चों के 4 नैदानिक प्रकार कौन कौन से हैं।
ठीक है। अब इसमें आपको प्रश्न किस तरीके से बना हुआ मिलेगा, हो सकता है आपको ऐसा ही मिल जाए, ठीक है, या अलग अलग मिल जाए, या उसमें आपको सिलेक्ट करने हो, 4 ना पूछ करके 3 पूछ ले, 2 पूछ ले, ठीक है, या 2 उसमें दे देगा किसी, मतलब ये और ये, उसके बाद एक कहेगा नहीं है, या ये सभी है, या एक और 2, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। बौद्धिक रूप से असक्षम बच्चे, बौद्धिक रूप से तो पहले हो गया हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे आ गए इसमें, ठीक है, बौद्धिक रूप से। दूसरा उन्होंने 4 नैदानिक प्रकार पूछे उन्होंने, तो कौन कौन से हैं देखिए दोस्तों, माइक्रोसेफेलिस, ठीक है, हाइड्रोसेफेलिस, ठीक, डाउन सिंड्रोम और क्रिटिनिज्म, बौनापन, जो थायराइड की कमी से होता है, ठीक है। माइक्रोसेफेलिस हमने लास्ट क्लास में बात की थी, जिसमें खोपड़ी क्या थी, छोटी, सेरेबल क्या था, गोलार्ध उसका छोटा था, खोपड़ी छोटी थी, ठीक है, तो उस स्थिति को क्या कहा गया था, माइक्रोसेफेलिस। माइक्रो का मतलब छोटा हो गया। इसमें क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति का या बच्चे का सर क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और जो सेरेब्रम का जो होता है गोलार्ध रूप में होता है और बहुत छोटा होता है, आगे से भी छोटा होता है, पीछे से भी गोल होता है बिल्कुल, और छोटा होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चा क्या होता है, माइक्रोसेफेलिस, ठीक। हाइड्रोसेफेलिस में क्या होता है, सेरेब्रल फ्लूइड भर जाने के कारण बच्चे के मस्तिष्क क्या हो जाता है दोस्तों, बड़ा हो जाता है, मतलब उसका जो वास्तविक शरीर है उससे ज्यादा बड़ा हुआ दिखता है उसका सिर, ठीक है, पूरा सिर जो है उसका फेस बहुत बड़ा हो जाता है। हाइड्रो इसे जल शीर्ष भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। डाउन सिंड्रोम जो कि अभी हमने पढ़ा था, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रीय असामान्यता है, ठीक है, जो बौद्धिक अक्षमता को प्रभावित करता है। बौनापन यानी कि क्रिटिनिज्म, आप सभी जानते हैं क्रिटिनिज्म। अगर आपको ये सारी, अगर आपको ये जितने भी मैं आपको डिटेल बता रही हूँ, या जो पॉइंट नादानिक प्रकार आपको बता रही हूँ, अगर आपको ये डिटेल में देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए आप, ठीक है, क्योंकि सभी को पता है डीएड में किस पेपर से पूछे जाते हैं। तो आप पेपर 8 में अगर डीएड का पेपर 8 खोलेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, माइक्रोसेफेलिस, हाइड्रोसेफेलिस, डाउन सिंड्रोम, बौनापन, ठीक है, क्रिटिनिज्म, ठीक है। तो ये चारों कंडीशन आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए जाके, उसमें आपको डिटेल में सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, ठीक है। पेपर 8, पेपर 6 आपको, और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका डीएड का, जो DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी का जो आएगा सबसे ज्यादा वही से पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 67, विकासात्मक विकार किस स्थिति को संदर्भित करता है। अब इसमें क्या पूछा, उसने विकासात्मक विकार, ना कि अक्षमता पूछी। हमने ध्यान रखना है अक्षमता शब्द कहाँ यूज हो रहा है और विकार, ठीक है। तो क्या है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है, तो ये किस स्थिति को संदर्भित करता है, और ये कंडीशन है, ठीक है, तो कौन सा है ये, ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता, ठीक है, तो ये किस स्थिति को संदर्भित करता है, स्वलीनता को, ठीक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 68 कह रहा है एक बुद्धिमान बालक के अभिलक्षण क्या है, यानी कि किसी एक, अब इसमें इन्होंने बुद्धिमान कर दिया, या सामान्य भी कर सकते हैं, प्रतिभाशाली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बुद्धिमान बालक के अभिलक्षण क्या है, वहां पर क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से कई सारे दिए होंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ सीधा सटीक कह दिया है कि बुद्धिमान बालक के पूछे गए हैं। तो इसके 2 अभिलक्षण है, एक तो है आलोचनात्मक और अभिसारी चिंतन, ठीक है, इसके अभिलक्षण 2 हैं, आलोचनात्मक एवं अभिसारी चिंतन, ठीक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 69, POA के अधिनियम द्वारा मजबूत किया गया, यानी कि POA क्या है दोस्तों, ठीक है, POA पावर ऑफ अथॉरिटी, यानी कि इसमें क्या है दोस्तों, ये इन्होंने ये पूछा है POA है, ठीक है, ये किस अधिनियम के द्वारा मजबूत किया गया था, ठीक है। तो पहले हम इसकी फुल फॉर्म बता देते हैं आपको, ठीक है, इसका है पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि इसका अगर हिंदी में अगर हम अर्थ बताएं आपको तो मुख्यता
मुख्तारनामा पत्र, मुख्तारनामा पत्र, ठीक है, एक अधिकार के रूप में है। तो इसको मजबूत कब किया गया था? तो इसको मजबूत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसको मजबूत एक तो आरसीआई द्वारा और 1992 में किया गया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, गणना संबंधित अक्षमता क्या कहलाती है? अब गणना संबंधित अक्षमता, पहले तो देख लीजिए गणना संबंधित अक्षमता कहां से पूछा गया है। ये प्रश्न हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता से पूछा गया है। गणना संबंधी अक्षमता, पढ़ने लिखने बोलने और गणना संबंधी अक्षमता, ये सभी अधिगम अक्षमता के प्रकार है दोस्तों। और गणना संबंधी जो अक्षमता है उसे हम कहते हैं डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया। गणना संबंधी अक्षमता क्या कहलाती है? डिस्कैलकुलिया। देखिए दोस्तों, हमने डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित, ध्यान रखना आपको, बार बार मैं आपको ये चीज इसलिए याद करा रही हूँ ताकि आगे क्वेश्चन आए तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। उसके डिस्कैलकुलिया गणना संबंधित हो गई, डिस्ग्राफिया पढ़ा था लिखने संबंधित हो गई, डिसलैक्सिया पढ़ा था पठन से संबंधित हो गई, ठीक है। और हमने अभी अभी जो एक पढ़ा है अफेजिया, ठीक है, और ये भाषा से संबंधित हो गई, ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन है दोस्तों 71, द्वार्फिज्म के दो प्रकार बताइए। द्वार्फिज्म क्या है, पहले इस स्थिति को जान लीजिए। द्वार्फिज्म एक बौनापन है, क्रिटिनिज्म की स्थिति भी बौनापन है और द्वार्फिज्म जो है वो भी बौनापन है, लेकिन दोनों के कारण अलग है, ठीक है दोस्तों। लक्षण भी अलग है कुछ कुछ और कारण भी अलग है, ठीक है। तो द्वार्फिज्म क्या है दोस्तों, बौनापन है और इसके दो प्रकार है। एक तो है अनुपातिक बौनापन यानी कि अनुपातिक बौनापन और दूसरा है अनुपातिकहीन बौनापन। लेकिन इसको दो भागों में बांटा गया है, अल्फा और दूसरा बीटा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो द्वार्फिज्म के जो दो प्रकार है, अनुपातिक बौनापन और अनुपातिकहीन बौनापन, ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 72, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है? यानी कि स्किनर ने जो कहा है बच्चों में भाषा विकास का परिणाम है, वह किसका परिणाम है, किसके परिणाम स्वरूप बच्चों में भाषा विकास होता है? तो इन्होंने क्या कहा है, परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन, परिपक्वन का परिणाम है, ठीक है दोस्तों। इसको मैच्योरेशन आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों, शरीर की संवेदना किस दिव्यांगता में नष्ट हो जाती है? अब देखिए दोस्तों, हमने इतनी सारी दिव्यांगताएं पढ़ी हैं, अब आप ध्यान दीजिए कि कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें क्या है, सेंसरी नष्ट हो जा रही है हमारी मांसपेशियों में, यानी कि संवेदना क्या है, नष्ट हो जाती है। ऐसी कौन सी दिव्यांगता पूछी है उन्होंने, ठीक है। तो ऐसी डिसेबिलिटी कौन सी है, लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग में क्या होता है दोस्तों, ये एक संक्रमण है जो कि क्या है दोस्तों, इसमें व्यक्ति की धीरे धीरे संवेदना नष्ट होने लगती है, शरीर में अत्यधिक गहरे घाव पड़ने लगते हैं, पीले फफोले पड़ने लगते हैं इसमें, और धीरे धीरे क्या है, हमारे अस्थियां जो है हाथ पैरों की धीरे धीरे गलने लगती हैं, गिरने लगती हैं, और इसमें उस व्यक्ति को पता नहीं चलता अगर संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और संवेदना भी उसकी नष्ट हो जाती है, ठीक है। लेप्रो नाम का एक वायरस है जिसके कारण कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रेसी होता है, ठीक दोस्तों। तो शरीर की संवेदना जिस दिव्यांगता में नष्ट हो जाती है वह दिव्यांगता है कुष्ठ रोग, ठीक है, कुष्ठ रोग में, लेप्रेसी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 74, टीच कार्यक्रम अधिकांश किस प्रकार के बालकों की शिक्षा में प्रयोग किया जाता है? शिक्षा में प्रयोग, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा यहाँ सही नहीं लिखा है, भूल गई थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों, सॉरी। टीच कार्यक्रम अधिकांश किस प्रकार के बोलने की शिक्षा में प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के बालकों के, यानी कि उन्होंने पूछा है टीच एक कार्यक्रम है, ठीक है, अधिकांश यानी कि ज्यादातर किस प्रकार के बालकों की शिक्षा में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो टीच हम हमेशा ऑटिस्टिक बच्चों यानी कि ऑटिज्म बच्चों के, ऑटिज्म
स्वलीनता वाले बच्चों के साथ हम इसका अत्यधिक प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है 75 यानी कि 75 क्वेश्चन नंबर देखिए। 1961 में किस विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण विधि शुरू हुई? यानी कि 1961 में 1961 में दोस्तों कौन से विश्वविद्यालय में माइक्रो टीचिंग शुरू हुई? यानी कि इसमें सूक्ष्म शिक्षण बोल रहे हैं, तो माइक्रो टीचिंग कब शुरू हुई? तो माइक्रो टीचिंग कह रहे किस विद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में शुरू हुई? 1961 में किस विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो शिक्षण विधि शुरू हुई? तो वह विश्वविद्यालय है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में माइक्रो टीचिंग शुरू हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दोस्तों, भाषा का व्यवहारिक ज्ञान कहाँ सीखा जाता है? भाषा का देखिए दोस्तों, वैसे तो भाषा हम क्या है, भाषा एक ऐसी चीज है, ऐसा विकास है जितना हम किसी अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है, उतना ज्यादा होता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि व्यवहारिक ज्ञान, ध्यान रखना आप छोटे छोटे शब्दों को, व्यवहारिक ज्ञान कहाँ सीखा जा सकता है? तो भाषा प्रयोगशाला में, भाषा प्रयोगशाला में, ठीक। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए आप, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? यानी कि ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 26 सितंबर 1985 में हुई, ठीक है दोस्तों। ये आप डेट क्या है ध्यान रखें। हो सकता है आपको इस तरीके से आपको जो ऑब्जेक्टिव उसमें दिया जाएगा, कोई भी ऑप्शन हो सकता है 26 की जगह कुछ और कर दें और पीछे की डेट ये कर दें, तो आपको क्या नोट कर लो 26 सितंबर 1985 में, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, यहाँ हालांकि सभी दोस्तों को पता होगा, ठीक है दोस्तों। पीडब्ल्यूडी की स्थापना कब हुई? 1995। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है, शिक्षा के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब इसमें इन्होंने क्या है, संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक मत सोच लेना, बहुत है, ठीक है, लेकिन इन्होंने एक शब्द लगा दिया शिक्षा के। शिक्षा के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो शिक्षा के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं N.I. गेज। आप इसको नोट कर लें, ठीक से लिख लें, N.I. गेज, ठीक। अगर आपको इतने प्रश्नों में कहीं पे भी गलत लग रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, या कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज भी हमने क्या है 20 प्रश्न किए हैं। अब तक हमारे क्या है 80 क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत लग रहा है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। और बाकी मैं आपको बता दूं, जो डिटेल में मैंने आपको बताया ये सारी चीजें, अगर आपको डिटेल में किसी भी डिसेबिलिटी के बारे में आपको पढ़ना है, थैलेसीमिया या ड्वार्फिज्म, ठीक है, क्रेटिनिज्म, इसका डिफरेंसेस आपको जानना है, जैसे कि आज हमने क्या बात की थी कि ड्वार्फिज्म क्या है, तो ड्वार्फिज्म आप डिटेल में भी देख सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, सर्च भी करेंगे तभी भी आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी जाकर आपको मिल जाएगा। तो ड्वार्फिज्म के बारे में और क्रेटिनिज्म के डिफरेंसेस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी लग रहा है तो और वीडियो और क्लासेस है मेरी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सारा आपको डीएड से क्या DSSB सेक्शन बी से आपको सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा, सारा सिलेबस आपको मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक कर दो दोस्तों, अगर जरा सी भी आपको उपयोगी है, अच्छी लग रही है वीडियो, कंटेंट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। थैंक यू सो मच।